हेलो फ्रेंड्स, सामाजिक का यूनिट 3 इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का निर्धारण और शिक्षा के बारे में हम बात करेंगे। यूनिट आपका 6 नंबर का है। 6 नंबर के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं, एक एक बिंदु को समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं स्थानीय संसाधन के बारे में। इसमें देखिए, हम जिस परिवेश में रहते हैं वही परिवेश सीखने की प्रक्रिया में हमारा जो प्रारंभिक मार्गदर्शक बनता है और प्राथमिक आप उसे कह सकते हैं। हमारे आसपास कई ऐसे संस्थान या संसाधन और स्रोत हैं जो हमें विभिन्न क्षेत्रों विषयों की जानकारी प्रदान करते हैं। ये स्थानीय संसाधन सामाजिक विज्ञान विषय को जानने, समझने व कौशल को विकसित करने की दृष्टि में काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं स्थानीय संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भौगोलिक तथ्य या घटनाएं। इसके अंतर्गत पहाड़ियाँ, सड़कें, फैक्ट्री, मील, अजायब घर, ऐतिहासिक खंडहर तथा अन्य स्थान व वस्तुएं जिनका निरीक्षण किया जा सकता है आदि आते हैं। उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा प्रकार सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, न्यायालय, संघ, क्लब, समुदाय आदि आते हैं। तीसरा बिंदु, तीसरा प्रकार संस्कृति। इसमें रीति रिवाजों, विचार, जो आस्थाएं हैं वो परंपराएं, दृष्टिकोण, नियम आदि को स्थान दिया गया है। सामुदायिक साधनों के संबंध में एमपी मुफात का मत है, प्रत्येक समुदाय अपने साधनों के संबंध में अनूठा स्थान रखता है। हमको ऐसे अजायब घरों, पुस्तकालयों, आर्ट गैलरियों आदि को उपयोग में लाने का प्रयास करना चाहिए। ये कथन आपको ध्यान रखना है एमपी मुफात का। इस तरह से 3 प्रकार हो गए। और अब हम इसके बाद में बात करते हैं, अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है स्थानीय संसाधनों के महत्व को लेकर के। इसमें देखिए, वेस्ले के अनुसार समुदाय विश्व का संक्षिप्त रूप है। समुदाय विश्व का संक्षिप्त रूप है, किसने कहा? वेस्ले ने कहा। ये बात ध्यान रखनी है। यह प्रत्येक मूलभूत क्रिया की अवसर प्रदान करता है, चाहे वह अतीत से संबंधित हो या वर्तमान से संबंधित हो। वस्तुतः समुदाय ज्ञान का अक्षय भंडार है जो व्यक्तियों को प्रत्येक रूप से सदैव व चिरंतन रूप से उपलब्ध रहता है। समुदाय की छोटी छोटी दुकानें विश्व की आर्थिक व्यवस्था की परिचायक हैं। ग्रामीण पंचायतें उन बहुत सी समस्याओं के समाधान में लगी हुई रहती है जो प्रत्येक काल में लोगों के समझ में बनी हुई है। जो शिक्षक उस समुदाय का, जिसमें उसका विद्यालय स्थापित है, उपयोग नहीं कर पाता है तो वह जीवन शक्ति के स्रोत की अवहेलना करता है। तो इस तरह से कुछ बिंदु ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। एनसीएफ 2005 को लेकर के हमने एक अलग वीडियो भी बना रखा है पहले से ही, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, आपकी पढ़ाई में थोड़ी मदद उससे भी आपको मिल जाएगी एनसीएफ 2005 को समझने में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए, स्वतंत्रता पश्चात जब देश संप्रभु स्थिति में आया तो शिक्षा के क्षेत्र में नवीन समीकरण पैदा हुए। नए दृष्टिकोण का उदय हुआ जिसमें यह विचार हुआ कि देश में शिक्षा प्रणाली का स्वरूप क्या होना चाहिए। इसके लिए विभिन्न आयोग व समितियों का गठन किया गया। शिक्षा के सभी प्रयास किसके लिए हों, इस प्रश्न के उत्तर में अध्येता को केंद्र में रखा गया। तब यह महसूस किया गया कि विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकता, सुखद अधिगम ज्ञान की संरचना को विद्यार्थी स्वयं तैयार करें। इसके लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का निर्माण किया गया। ये बात ध्यान रखनी है। और एनसीएफ 2005 में सामाजिक विज्ञान विषय को प्राथमिकता देना आवश्यक समझा गया, जिससे सामाजिक विज्ञान बौद्धिक व रोजगार प्राप्ति में सहायक बन सके। नवीन पाठ्यचर्या के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान की पुनर्रचना निम्नलिखित रूप से की गई। पहला बिंदु देखिए, इसमें सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में केवल तथ्यों को प्रस्तुत न करें क्योंकि इससे रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है, बल्कि हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों में विश्लेषण की क्षमता बढ़ाना है, जिससे कि वे किसी भी घटना को गहराई से समझ करके सही या गलत या उचित अनुचित का निर्णय ले सकें। इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। और इसके बाद में दूसरा बिंदु, विभिन्नताओं से भरे समाज व उससे जुड़ी प्रासंगिक विषय वस्तु बालकों के पठन पाठन का हिस्सा बने। हमारे समाज की भौगोलिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक विविधताओं का ज्ञान गतिविधियों के साथ में करवाया जाए। तो ये 2 बिंदु अभी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं गतिविधि की अवधारणाओं को लेकर के। गतिविधि की अवधारणा चिरकालीन है। यह बच्चों के सीखने की प्रक्रिया के कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। आदर्श रूप में गतिविधि आधारित शिक्षण में शारीरिक शिक्षा, शारीरिक क्रियाकलाप के अलावा भी बहुत कुछ है। इसमें कुछ बिंदु देखिए। पहला क्या है, इसमें दिमागी कसरत, विश्लेषण और विवेचन भी शामिल है। दिमागी कसरत से ही इंसान सीखता है, इसलिए गतिविधि को सीखने की प्रक्रिया से अलग नहीं देखा जा सकता। दूसरा बिंदु क्या है कि कोमेनियस ने बच्चों के दिमाग और उनके सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देने पर जोर दिया है। इसके बाद में हम बात करते हैं गतिविधि की विशेषताओं को लेकर के। पहली विशेषता देखिए, गतिविधि में मानसिक प्रयास भी सम्मिलित है। इसका अर्थ कुछ याद करना ही नहीं है, असल में गतिविधि अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया है। दूसरा विशेषता क्या है,
गतिविधि की प्रकृति दिलचस्प है तथा गतिविधियों में भौतिक वस्तुओं के साथ साथ काम करना, उनके अलावा वैचारिक स्तर पर किए जा सकने वाले क्रियाकलाप भी शामिल हैं। तीसरी विशेषता क्या है? बच्चे अकेले करें या समूह में गतिविधि बच्चे की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। चौथी विशेषता क्या है? गतिविधि उत्सुकता जगाती है तथा उसमें चुनौती का तत्व मौजूद रहता है। इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं गतिविधि तैयार करने व संचालित करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें देखिए, पहला बिंदु, गतिविधि करवाने का पहला उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। उद्देश्य हमें सबसे पहले स्पष्ट कर लेना चाहिए कि किस लिए हमें गतिविधि बनानी है। दूसरी बात, गतिविधि बच्चे के सीखने के स्तर के हिसाब से होनी चाहिए कि बच्चा उसको आसानी से समझ सके। और तीसरी बात, गतिविधि का किसी खास विषय पर केंद्रित होना जरूरी है, जो विषय बच्चा समझता होना चाहिए। और चौथा बिंदु, गतिविधि में इस्तेमाल की जाने वाली जो सामग्री है वो बच्चों की भागीदारी और समूह का संयोजन ठीक होना चाहिए। पांचवा बात क्या है? निर्देश स्पष्ट और सलीके से दिए जाने चाहिए ताकि बच्चे समझ सके। छठी बात क्या है? सभी बच्चों की बुद्धिमत्तापूर्ण भागीदारी इसमें महत्वपूर्ण होती है। और सातवीं बात क्या है? गतिविधि का विश्लेषण व पुनर्विचार होना जरूरी होता है। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है गतिविधि तैयार करने के लिए। और इसके बाद में हम बात करते हैं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गाँवों में निम्न प्रकार के प्रयास करने चाहिए। कौन कौन से प्रयास करने चाहिए, आइए उनके बारे में बात करते हैं। एक शिक्षक होने के नाते हमारा यह दायित्व बनता है कि हम शिक्षण कार्य के साथ साथ शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास भी करें। यह हमारी सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो से आपकी पढ़ाई में मदद हो रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। अपने जो क्लास के ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें भी शेयर करके अपने दोस्तों की भी मदद करें। और आगे देखिए, इसके तहत किए जाने वाले विभिन्न जो प्रयास हैं उनको निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला बिंदु देखिए, सर्वप्रथम हम छात्रों को शिक्षा के महत्व से परिचित करवाएंगे, भली भांति परिचित करवाएंगे। और दूसरा बिंदु है, गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के माध्यम से गांव के प्रौढ़ों को शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। तीसरा बिंदु है, गांव में घर घर जाकर के बालकों का विद्यालय भेजने का निवेदन करेंगे, बालकों को विद्यालय भेजने का निवेदन करेंगे कि आप विद्यालय में बालकों को भेजिए उस बारे में। और चौथा बिंदु क्या है? गाँव के विभिन्न जो समुदाय हैं उनके लोगों को बालिका शिक्षा के महत्व से अवगत करवाएंगे ताकि लोग अपनी बालिकाओं को विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित होवें। तो ये कुछ बिंदु ध्यान रखना है। प्रोफेसर यशपाल समिति के बारे में आपको ध्यान रखना है। प्रोफेसर यशपाल समिति का कार्य हमारी शिक्षा व्यवस्था की एक बड़ी गलती है। वह गलती यह थी कि अधिक पढ़ाई करवाई जाती है परंतु बच्चे बहुत थोड़ा सीखते हैं या समझते हैं। यह समस्या भिन्न भिन्न रूपों में प्रदर्शित होती है। समस्या का सबसे ज़्यादा कठोर रूप है बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर जाते समय प्रतिदिन बड़ा बस्ता ढोते हुए ले जाना पड़ता है। लेकिन समिति का उद्देश्य फोकस जिस बोझ से संबंधित है वह न केवल भौतिक बोझ है बल्कि सीखने का बोझ भी है। ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में बात करते हैं समिति के कुछ बिंदुओं के आधार पर सीखने के बोझ को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जैसे निरस शिक्षा, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं प्राय निरस व उबाऊ होती हैं। शिक्षक भी प्राय यह शिकायत करते हैं कि उनके पास इतना समय नहीं होता कि वे शिक्षा को कक्षा में ही किसी विषय को विस्तार से समझा सकें। दूसरा बिंदु क्या बताया? परीक्षा प्रणाली के बारे में। इसमें देखिए, सामाजिक विज्ञान की परीक्षाओं में संकल्पनाओं तथा सूचनाओं अनिश्चित व नई समस्याओं में प्रस्तुत करने की क्षमता या सामान्य रूप से सोचने की क्षमता की जांच नहीं होती है, अपितु केवल रटने की क्षमता या संस्मरण रट सकने की क्षमता की जांच हो पाती है। तो इस तरह से परीक्षा प्रणाली भी गलत रहती है। और तीसरा बिंदु क्या है? तथ्यात्मक रूप से पाठ्यपुस्तकें। तो परीक्षा प्रणाली के व्यापक प्रभाव को पाठ्यपुस्तकों की लेखन शैली तथा विषय सूची में देखा जा सकता है, जो कि लेखन विशेष रूप से मात्र परीक्षा उत्तीर्ण करने में बच्चों की मदद की दृष्टि से तैयार की जाती है। इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। और चौथा बिंदु है भाषा और पाठ्यपुस्तक। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी पाठ्यपुस्तकों बच्चों के दृष्टिकोण से नहीं लिखी जाती है, न तो संप्रेषण का ढंग और न ही वर्णित विषय वस्तु का चयन और न ही प्रयुक्त भाषा का बच्चे के मानसिक स्तर पर कोई सरोकार हो पाता है। ध्यान रखना है कि कोई भी सरोकार इससे नहीं होता है। और सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण के लिए प्रयुक्त पाठ्यपुस्तकों में ऐसी रूढ़िबद्ध शैली में शब्द योजना और वाक्य संरचना मिलती है कि बच्चे प्रयुक्त भाषा को अपनी भाषा नहीं मान पाता है। इस तरह से बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं इसके बाद में नई शिक्षा नीति के बारे में। इसमें देखिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था में 1986 की शिक्षा नीति मील का पत्थर है। इसी को आधार मानते हुए हमारी शिक्षा का ताना बाना बुना गया है। नई शिक्षा नीति 1986 का आधार और सिद्धांत भारतीय द्वारा प्रदत्त है, इसलिए यह नीति राष्ट्रीय नीति का स्तर प्राप्त कर सकी है। 1986 की नीति ने सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में अपनी प्रमुख सिफारिशें प्रस्तुत की है, जो इस प्रकार से है। पहली सिफारिश क्या है? व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास करना।
दूसरी सिफारिश क्या है, वैज्ञानिक मन स्थिति का आविर्भाव करना। और तीसरा बिंदु क्या है, भौतिक सामाजिक तकनीकी व आर्थिक परिवेश के प्रति जागरूकता। और चौथा बिंदु क्या है, श्रम के प्रति निष्ठा। पांचवा बिंदु है धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय के प्रति आस्था। छठा बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना। सातवां बिंदु है राष्ट्रीय एकता और सम्मान के प्रति आस्था तथा अंतर सांस्कृतिक समझ का विकास करना। इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में हुए परिवर्तनों के बारे में। इसमें देखिए, इसकी परिवर्तन की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित है। पहली सिफारिश क्या है, कर्म के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा है मानवीयता व मिश्रित संस्कृति के प्रति मूल्यों का विकास करना। तीसरा बिंदु देखिए, आर्थिक विकास में योगदान हेतु मानवीय शक्ति उपलब्ध कराने का प्रयास। चौथा बिंदु, प्रतिभाशाली बालकों को अपनी योग्यता अनुसार आगे बढ़ाने में सहायता। ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और इस तरह से आपका तीसरा यूनिट कंप्लीट होता है। हमने बहुत थोड़े समय में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा करी है। आई होप आपने ठीक तरीके से सारे बिंदुओं को समझा है। आपकी पढ़ाई में थोड़ी भी मदद इस वीडियो से हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।